हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप विच इज नोन एज स्टार। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। और जब मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था उस समय ये बताया था कि एक और फंक्शनल ग्रुप बचा है हमारा, वो है ईस्टर, जिसका डिटेल हम लोगों को थोड़ा से पढ़ना है। और साथ में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, इसीलिए ईस्टर को अलग से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका कैसे सिंथेसिस होता है या कैसे ये हाइड्रोलाइसिस होता है इसका, और इसके यूजेस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्टर विच इज अ सब टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड। ईस्टर एक तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फंक्शनल ग्रुप यानी वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच रहते हैं और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब भी केमिकल रिएक्शन करता है और यदि उसमें कोई स्पेशल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये होता है फंक्शनल ग्रुप। तो ईस्टर इज द काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एंड ईस्टर जो कंपाउंड होता है वो ईस्टर फ्रूट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। आप लोगों ने कभी भी ऐसा देखा है किसी परफ्यूम से, या जो कॉस्मेटिक्स आते हैं या जो एसेंस बनाया जाता है जिसे हम लोग कुकिंग आइटम्स में यूज करते हैं, जैसे वेनिला एसेंस एंड सो ऑन, इस तरह के जो एसेंसेस आते हैं मार्केट में, उनका स्मेल काफी स्वीट स्मेल होता है। तो ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका स्वीट स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल होता है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल कुकिंग एसेंस बनाने में, परफ्यूम्स को बनाने में, कॉस्मेटिक्स को, इन सारे चीज़ों में किया जाता है। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन अबाउट ईस्टर एंड इट्स यूजेस। नाउ अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले हम लोगों को इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये जानना है, और इसका IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं ये जानना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका जो IUPAC नेमिनक्लेचर यानी जो नेमिंग किया जाता है वो थोड़ा सा टिपिकल इट मीन्स की समझना जरूरी है। ना रिप्रेजेंटेशन, ईस्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे R-COO-R-। यहाँ मैंने जब फंक्शन ग्रुप पढ़ाया था तो ये बताया था कि R एंड R' मैंने यहाँ क्यों यूज किया है, तो वैसा इसलिए यूज किया है क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसमें वो ये है COO, या C के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुटा है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुटा है, एंड इन दोनों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कोई भी हमारा हाइड्रोकार्बन चेन है। एंड R क्या रिप्रेजेंट करता है? R रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन चेन को। तो यहाँ R हमारा सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर R and R' और somebody written here R1, R2 and so on। क्लियर? तो ये R यानी जो हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि इस फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच रहते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस प्रकार से, या इस तरह से, या तो इस प्रकार से और इस प्रकार से। यानी कि जब फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने आपके लिए आएगा एग्जाम में, तो उस वक्त आप क्या करोगे? आप जहां भी इन द मिडिल ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन चेन यदि COO जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे इसका IUPAC नेम। चूंकि यहाँ दो तरह के R लिखे हुए हैं, यानी दो तरह के हाइड्रोकार्बन चेन्स बने हुए हैं R एंड R'। जब इसका IUPAC नेमिंग किया जाता है
तो सबसे पहला नाम आपके राइट हैंड साइड में, यानी इस फंक्शनल ग्रुप COO ग्रुप के बाद वाला जो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है उसका नाम लिखते हैं, उसका IUPAC नेम लिखते हैं और उसे लिखते हैं एज ए अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जैसे मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, उसे अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद यानी पहले हम लोग क्या लिखेंगे, नेम ऑफ R डैश एज अल्काइल, नेम ऑफ R डैश एज अल्काइल प्लस उसके बाद सेकंड में लिखेंगे नेम ऑफ R दिस वन। अब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है प्लस हम लोग सफिक्स लगाएंगे O8। इज दैट क्लियर? यदि ये पूछा जाए कि ईस्टर के IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या लगाया जाता है सफिक्स, तो आपका आंसर होना चाहिए O8 और इस तरह से हम लोग इसका नाम लिखते हैं ना। अब भाई एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे इसके IUPAC नेम को लिखा जाता है ना। यहाँ मैंने जो एक अपना हाइड्रोकार्बन लिया है, क्लियर, यानी कि यहाँ जो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, सबसे पहले तो इसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि यदि आपको एग्जाम में आ जाएगा कि राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो आपको सबसे पहले फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ जब हम लोगों ने फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई किया तो ध्यान से देखिए, बीच में हमारा COO ग्रुप है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना होता है, इन द मिडिल आपका COO ग्रुप है और जैसे ही आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ COO ग्रुप है, आपको तुरंत पहचान जाना है कि ओहो इट इज एस्टर। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एस्टर है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल COO के बाद जो भी हमारा ग्रुप है दिस वन, आपने पहले उसका नाम लिखना है, क्लियर। तो C2H5 ये है COO के बाद, तो ये क्या है भाई C2, what should be it? इथेन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और इसका नाम C2H5 यानी इथेन से बना इथाइल, तो आपने पहले क्या लिखना है, इथाइल। बहुत ही ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाने वाला है। सबसे पहले तो ईस्टर ग्रुप आपने फाइंड आउट किया। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा कि COO ग्रुप के बाद जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है वो एज ए एल्काइल ग्रुप आपके पास मौजूद है और आपने उसका नाम एल्काइल के ही फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ मैंने क्या लिखा है, C2 यानी इथेन है ये, उससे ये क्या हुआ, इथाइल। तो पहले तो आपने इसका नाम लिख दिया। अब हमें इस COO के पहले यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हाइड्रोकार्बन चेन है उसका नाम लिखना है। एक चीज मैंने आप लोगों को जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था तो बताया था कि कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि कार्बन इंक्लूडेड हो, तो जो हमारा मेन चेन होता है उसमें हमें इस कार्बन की भी संख्या को ऐड करना होता है, क्लियर। तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप के पहले कितना कार्बन है, देखने से तो लग रहा है कि भाई एक ही कार्बन है, बट अकॉर्डिंग टू रूल हमें ईस्टर वाले कार्बन को भी ऐड कर लेना है। तो जब ईस्टर वाले कार्बन को हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल कितना कार्बन हो जाएगा, 1 और 2। अब जब 2 कार्बन है तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, इथेन। इथेन चूंकि ईस्टर ग्रुप है इसके लिए ई को इरेज कीजिए और वहां सफिक्स लगा दीजिए O8 और इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो गया इथाइल इथेनोएट, क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं क्योंकि नोमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। दूसरा मैंने इसे लिया है, चलिए इसका नाम लिखते हैं भाई। इस फंक्शनल ग्रुप में इसमें हम लोग फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा COO ग्रुप इन द मिडिल है, ये हो गया ईस्टर।
एंड एस्टर के नोमेनक्लेचर के लिए COO के बाद ये हमारा कौन सा ग्रुप है? वंस अगेन इट इज इथाइल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम मौजूद हैं। तो पहले हम लोगों का नाम होगा इथाइल। अब इस O के पहले कौन सा है? देखिए यहाँ कितने कार्बन है, ध्यान दीजिए, यहाँ कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, और 1 कार्बन हमें इसका वाला भी ऐड कर लेना है। टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। चूंकि एस्टर है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ ब्यूटेन, ब्यूटेन। चूंकि एस्टर है, ई को ना लिखकर हम लोग यहाँ यूज करेंगे OH, एंड दिस इज इथाइल ब्यूटेनोएट। एंड आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे इसका IUPAC नेम लिखा जाता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। आखिर ये एस्टर कैसे बनता है? और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज दिस रिएक्शन विल बी स्टडीड इन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड ऑल्सो। नाउ जिस प्रोसेस के द्वारा एस्टर बनाया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। It means esterification is the chemical reaction or the process by which ester is formed. और ये एस्टर बनता है after reaction between alcohol and carboxylic acid. आप कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और कोई सा भी अल्कोहल ले लो, in the presence of conc H2SO4. H2SO4 it means सल्फ्यूरिक एसिड एंड conc means concentrated। यहाँ पर concentrated सल्फ्यूरिक एसिड वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट, और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर एंड ऑल्सो रिलीज वाटर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, क्योंकि यदि आप एक बार इस रिएक्शन को समझ लेते हैं तो आपके लिए रटना ज़रूरी नहीं है। कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए आपको और कोई सा भी अल्कोहल दे दिया जाए तो आप आसानी से उससे एस्टर बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपको देख के पता चल ही गया होगा, क्योंकि CH3COOH, जहाँ भी COOH ग्रुप आता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दिस इज अल्कोहल CH3OH। मैंने इसे अरेंज इसलिए किया है ताकि मैं रिएक्शन को आसानी से दिखा दूं ना। अब इसमें इसका नाम क्या है? चूंकि यहाँ 2 कार्बन हैं तो इस वजह से इसका नाम है, होगा क्या? आप लोग भी बनाइए, इथेनोइक एसिड। चूंकि अल्कोहल में एक ही कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा मीथेनॉल। तो यहाँ पर मैंने जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है वो है इथेनोइक एसिड, एंड यहाँ जो मैंने अल्कोहल लिया है वो है मीथेनॉल। कोई सा भी एसिड एंड कोई सा भी अल्कोहल आपको दे दिया जाए, कोई भी एसिड इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड कोई सा भी अल्कोहल आपको दे दिया जाए तो आप किस तरह से उसे कंबाइन कीजिएगा और बनाइएगा एस्टर, मैं ये बताने जा रही हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखिए। कभी भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कोई भी अल्कोहल आपस में रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप, ये जो एंडेड है, देखिए मैं इसे घेर दे रही हूँ, ये डॉटेड लाइन से जो मैं घेर रही हूँ, एंड अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल रहे उसका हाइड्रोजन, जो इसका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इसका हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलके बना देगा वाटर, H2O, ये बना देगा वाटर। एंड जो बाकी का ग्रुप है इट मीन्स इसका C डबल बॉन्ड से जो O अटैच्ड है एंड इसका, ये दोनों आपस में, देखिए इसे आप रिमूव कर दीजिए, ये दोनों आपस में अटैच होकर के
बना देगा एस्टर। क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंड अल्कोहल में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसका यानी एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड ने रिलीज किया और एक हाइड्रोजन अल्कोहल ने रिलीज किया, मिलके इन दोनों ने बना दिया वाटर। और बाकी का जो भी बचा है हमारा सब्सटेंसेस और एटम्स, इस मॉलिक्यूल का पार्ट, ठीक है, वो दोनों अटैच होके बना देता है एस्टर। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद वाला जो मैं बताऊंगी उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि COO के बाद हमारा जो ग्रुप है वो है मिथाइल। COO में 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोएट। तो इस एस्टर का नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। इज दैट क्लियर? अब आपको एस्टरिफिकेशन समझ में आ गया। नाउ ये जो एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस है इससे हम लोग अल्कोहल को भी टेस्ट कर सकते हैं। यदि 2 या 3 कंपाउंड आपको दे दिए जाएं और ये पता लगाया जाए कि कहने को कहा गया कि भाई ये अल्कोहल है या नहीं, आप इसको फाइंड आउट कीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में ग्रेजुअली धीरे धीरे कार्बोक्सिलिक एसिड को डालना शुरू करते हैं। अब जब उन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एस्टर। और एस्टर कोई सा भी हो उसका फ्रूट स्मेल रहता ही, यानी स्वीट फ्रूटी स्मेल, मीठा खुशबू, मिठास वाली खुशबू उसमें रहती ही है। तो जिस भी टेस्ट ट्यूब से वो मीठी मीठी सी खुशबू आने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें जो कंपाउंड है वो अल्कोहल है। दैट्स व्हाई दिस एस्टरिफिकेशन इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट अल्कोहल। क्लियर? नाउ इसी से रिलेटेड दूसरा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एक तरफ हम लोग एस्टरिफिकेशन के द्वारा एस्टर को बना रहे हैं और दूसरी तरफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। वाटर के प्रेजेंस में एस्टर को तोड़ रहे हैं। एस्टर काफ़ी अच्छा कंपाउंड होता है जो कि एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को मिलाकर बनता है, वहीं दूसरी तरफ वाटर के प्रेजेंस में वो ब्रेक करता है और अपने पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड पैरेंटल अल्कोहल को देता है। पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एंड पैरेंटल अल्कोहल क्या हुआ, जिससे वो मिलाकर बना है। वो उस तरह से कैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो यहाँ जो मैंने इक्वेशन लिखा है यहाँ पर मैंने यूज़ किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक्चुअली ये जो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करवाया जाता है वो सोप यानी साबुन को बनाने के दौरान कराया जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्पॉनिफिकेशन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इट मीन्स breakdown of ester in the presence of base and after heating is known as sponification। तो ये जनरली जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर करवाया जाता है वो किसी बेस के प्रेजेंस में कराया जाता है और साबुन बनाने के दौरान इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो यहाँ जो मैंने एक एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया इथाइल इथेनोएट। दिस इज इथाइल इथेनोएट, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को मिक्स कर लिया और उसे हीट किया, तो हीट करने के दौरान ये बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं इस रिएक्शन को तोड़ के भी दिखाऊंगी। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बनता है इथेनॉल। अब आपने कैसे बनाना है, यहाँ मैंने एक लिखा है, यदि आपको ये एक क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल समझाया, एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया C3H7 COO C2H5 और आपको ये बताने के लिए कहा गया कि बताइए इसके पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है और इसका पैरेंटल अल्कोहल कौन है। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को मिला के एस्टर बनता है, चूंकि बीच में COO ग्रुप है इट मीन्स इट इज एस्टर, लेकिन आखिर इसमें कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कौन सा अल्कोहल होगा यही मैं आपको बताने जा रही हूँ और इससे आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस,
हमेशा ध्यान रखिएगा COO यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट है, यानी जो आपका एस्टर वाला पार्ट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्रुप हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, वो आपका रहेगा पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड। वंस अगेन आई रिपीट, COO यानी एस्टर वाला जो ग्रुप है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्रुप होगा वो होगा इसका पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड इसके राइट हैंड साइड में जो भी ग्रुप होगा, दिस वन, वो होगा इसका पैरेंटल अल्कोहल। इज दैट क्लियर? फिर से ध्यान दीजिए, क्योंकि यहीं पर बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। कोई सा भी एस्टर आपको दे दिया गया और ये आपको फाइंड आउट करना है कि इसका पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है, पैरेंटल अल्कोहल कौन है। तो COO के पहले यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड इसके राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो रहेगा पैरेंटल अल्कोहल। तो इसका पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसी के द्वारा लिख रही हूँ, C3H7 COOH, and this is butanoic acid. एंड इसका अल्कोहल क्या होगा, C2H5। देखिए मैंने यहां से ही लिख लिया, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, OH, एंड दिस इज इथेनॉल। यदि आपको ये कहा जाए, चलिए मैं इसका IUPAC नेम लिख देती हूँ, और एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, ये कहा जाए कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये, आप पहले इसे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किस तरह का कंपाउंड है। आपका आंसर होगा यह एस्टर है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा कि इसका IUPAC नेम लिखिए। तो इसका IUPAC नेम जैसा मैंने अभी बताया, इथाइल ब्यूटेनेट। क्लियर? इथाइल ब्यूटेनोएट। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसके पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के बारे में लिखिए। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड राइट हैंड साइड में जो भी मौजूद है वो हो जाएगा आपका अल्कोहल। यानी इसका पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड, एंड दिस इज पैरेंटल अल्कोहल, दिस इज इथेनॉल। तो इस तरह से हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों को हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया अबाउट एस्टर, एस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, साथ में एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, और किस तरह से यह हाइड्रोलाइसिस होकर के अपने पैरेंटल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल को ये देता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जल्द बाय।